ब्रेक सिस्टम का बता देता हूँ। जीरो अंतर 1.5 में यहाँ पर A9 SA9 के बीच में आपको A9 SA9 LT के बीच में डिस्प्ले नहीं मिलेगी, जबकि 2.0 के अंदर आपको इस प्रकार की डिस्प्ले मिलेगी। दूसरा अंतर, ये जो न्यूमेटिक वाल्व और इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है यहाँ पर दोनों अलग अलग है। इसके अंदर जो है क्या करना एक ही इक्विपमेंट के ऊपर, मतलब जहां पर वाल्व है उसी के ऊपर ये छोटे छोटे से पोर्ट्रेट मॉड्यूल लगे हुए हैं। ये इसके कार्ड का काम करते हैं। तो ये दो अंतर इसमें बड़े हैं। स्विच तीनों चीजें हैं, A9 SA9 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और इनके ऊपर कोई भी MR का प्रेशर नहीं होता है। A9 की 5 पोजीशन, पहली रिलीज जिसके ऊपर क्विक रिलीज और ओवरचार्ज होता है गाड़ी को रिलीज करने के लिए, रन नॉर्मल बीपी बनाने के लिए, मिनिमम टू एफएस, मिनिमम से लेकर के एफएस तक बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा 0.5 से लेकर के 1.5 तक, और आखिर में इमरजेंसी पे प्रेशर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट लॉग हो जाएगी, यानी कि पीसीएस नॉकआउट हो जाएगा। इमरजेंसी पोजीशन पर रखने से बीपी तो 0 हो गई होगा, साथ में पीसीएस नॉकआउट हो जाएगा, और पीसीएस एक बार नॉकआउट हो जाएगा तो उसको आपको रिकवर करना पड़ेगा, तब तक जो है वापस से बीपी प्रेशर नहीं आएगा। ये इसकी इमरजेंसी की खासियत है। फिर इसका SA9 की हम बात करें, SA9 की रिलीज एप्लीकेशन और इसके अलावा इसमें लगा रहता है बेल ऑफ स्विच। बेल ऑफ स्विच में कोएक्शन को रिलीज करने के काम आता है, लेकिन केवल एक बार आप दबा दोगे तो कोएक्शन रिलीज हो जाएगा। लगातार आप दबाओगे और 180 सेकंड से ज्यादा हो जाएंगे तो भी यहाँ पर पेनल्टी आ जाती है, पीसीएस नॉकआउट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है एलटी स्विच। तो देखिए एलटी स्विच कोई भी ब्रेक सिस्टम की खासियत होती है, उसमें दो वाल्व होते हैं, एक होता है A9, एक होता है SA9। A9 का काम होता है बीपी बनाना, SA9 का काम होता है लोको ब्रेक लगाना। अगर कभी हमने एलटी स्विच को लीड पर रख दिया तो हमारा A9 भी काम करेगा, SA9 भी काम करेगा, यानी कि बीपी भी चार्ज होगा, लोको ब्रेक भी लगेंगे। आपने अगर कभी ट्रेल पे डाल दिया तो ना तो A9 काम करेगा ना SA9 काम करेगा, यानी ना तो बीपी बनेगा और ना ही लोको ब्रेक लगेंगे। लेकिन आप तीसरी पोजीशन पे डालते हो हेल्पर, हेल्पर पोजीशन के ऊपर एक काम करेगा एक नहीं करेगा, 50% काम होगा। क्या 50 हो जाएगा? तो बीपी चार्ज नहीं होगा परंतु लोको ब्रेक लगेंगे। तो इस तरह से ये तीन पोजीशन तो A9 SA9 से जुड़ी हुई है, और चौथी पोजीशन है इसकी टेस्ट पोजीशन। टेस्ट पोजीशन का क्या काम है? टेस्ट पोजीशन पे दो काम होते हैं, एक जब भी आप टेस्ट पे रखोगे बीपी प्रेशर नहीं बनेगा, दूसरा बीपी प्रेशर कितना भी ड्रॉप हो जाए पेनल्टी नहीं आएगी। इसलिए इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है दो कंडीशन में, एक बीपी लीकेज टेस्ट करने के लिए और दूसरा लोको को लोड पर लगाते उसके पहले अटैच करते समय। A9 की बात करें हम तो A9 और एलटी स्विच का क्या संबंध है? एलटी स्विच अगर कभी लीड पर है या फिर टेस्ट पर है तो ही A9 रन पर रहेगा। अगर कभी एलटी स्विच हेल्पर या फिर ट्रेल पर है तो A9 एफएस पर रहेगा। फिर आगे बढ़े हम, इसके अंदर जो अलग अलग वाल्व लगे हुए हैं किसके, सीसीबी 1.5 के या यूं कहें अपन ब्रेक लगाने के, तो देखिए इसका ब्रेक सिस्टम जो है आपका कैसे काम करता है। कहां गया यार, चलिए इसके पहले मैं वाल्व बता देता हूं आपको। देखो बीपी चार्ज करना हो तो हमें चाहिए AW4 का ER। लोको ब्रेक लगाने के लिए वाल्व का नाम है AW4 16। ये दोनों जो है ऑपरेटिंग प्रेशर बनाएंगे, और ये जो रिले वाल्व है बीपी रिले वाल्व और BC रिले वाल्व, इसको IREB में आप समझ लो ये है एडिशनल C2 रिले वाल्व और ये है C2 रिले वाल्व। ये वाल्व ऊपर वाला दोनों जो है ये ऑपरेटिंग प्रेशर बनाएंगे ये दोनों, और ये क्या करेंगे ऑपरेटिंग प्रेशर के अनुपात में या तो लोको ब्रेक लगाएगा या फिर बीपी चार्ज करेगा। अब बात आती ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, AW4 ER और AW4 16, ये जुड़े हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर से। ऑपरेटिंग प्रेशर बनाने का काम इनका है और ऑपरेटिंग प्रेशर बनाने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं।
फिर इसके बाद है केई वाल्व। अभी तक हम देखते थे कि जो केई वाल्व है वो C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जैसा दिखता है और है भी वही, लेकिन IRV के अंदर C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का काम हुआ करता था कोएक्शन लगवाना। यहां पर सबसे खास बात है कि जो केई वाल्व है इसका काम कोएक्शन का नहीं है। कोएक्शन के लिए ये AW4-16 ही कोएक्शन करवाता है। ये जो केई वाल्व है, जब लोको डेड हो जाए या फिर ब्रेक सिस्टम काम नहीं करे, लोको डेड हो जाए यानी कि बीपी नहीं बने, या फिर बैकअप सिस्टम में जब आपका सीसीबी सिस्टम काम नहीं करेगा, उस समय पर ये केई वाल्व जो है सर्विस में आएगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप करेगा और ट्रेन में ब्रेक लगाएगा। इसलिए इसका नाम यहाँ पर C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का नाम लाया हमने केई वाल्व, और ये काम करता है बैकअप का। बैकअप बोले तो सीसीबी सिस्टम काम ना करने पर ट्रेन में बीपी प्रेशर ड्रॉप करना। दूसरा, जब डेड लोको मूवमेंट करवाएं उस समय पर लोको में ब्रेक लगाना। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये तभी काम करेगा जब आपकी ये कोई भी वाल्व काम नहीं करेंगे। 2.0 की हम बात करें, सीसीबी 2.0, तो सीसीबी 2.0 में आ गया 2.0, सीसीबी 2.0, हाँ, सीसीबी 2.0 में भी आप देखेंगे ERCP इक्वलाइजिंग रिजर्वायर, ये माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है, ये BPCP रिले वाल्व, जैसे कि ये BPCP और BCCP ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने C2 और एडिशनल C2 की बात करी। इसका केई वाल्व भी वैसे ही काम करता है जैसे कि C1.5 का करेगा। कैसे होते हैं ये बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए, ये जो मैग्नेट वाल्व दिख रहे हैं आपको, दो मैग्नेट वाल्व, इधर वाले AW4ER है, बीपी चार्ज करते हैं, इधर वाले AW4-16 ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बनाते हैं। ये जो टैंक दिख रहा है यही ER है जिसमें ऑपरेटिंग प्रेशर जमा होता है, और यही हमको इसी के अंदर का जो प्रेशर है आपको गेज में दिखता है। ER इक्वलाइजिंग रिजर्वायर, ऑपरेटिंग प्रेशर जो बनाया इसने, किसने, AW4-16 ने, वो इस टैंक में जमा हो जाता है। और ये बीपी रिले वाल्व, BC रिले वाल्व, बीपी रिले वाल्व बोले तो एडिशनल C2, BC रिले वाल्व बोले तो C2 रिले वाल्व, सेम फंक्शन है दोनों का। फिर इसके अंदर जो केई वाल्व है, जो मैं बताया आपको कि केई वाल्व आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जैसा है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ही है, पहले इसको C3W डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे, केई वाल्व बोलते हैं। इसका काम है डेड मूवमेंट के समय पर कोई लोको में ब्रेक लगाना और बैकअप सिस्टम के लिए काम करना। इसलिए इसको हम P या G पर रखते हैं। गुड्स ट्रेन पे जाएंगे डेड बना करके तो P पर, G पर रख देंगे, डेड बना करके पैसेंजर ट्रेन में ले जाएंगे तो P पर रख देंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा स्विच भी होता है, इसके ऊपर भी PG लिखा रहता है। ये PG भी जब CCB कार्यरत रहता है उसके हिसाब से हमको रखना पड़ता है। हम तो इतना याद रखें, इन दोनों स्विच की पोजीशन एक जैसी रखें, जब P पर जाओगे तो P पर, G पर जाओगे तो G पर। क्यों रखना पड़ता है एक जैसा? क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं, जब डेड लोको हो और वर्किंग लोको हो, तो जब G पर रहेंगे दोनों स्विच तो जल्दी ब्रेक, देर से ब्रेक लगाएंगे, देर से ब्रेक रिलीज करेंगे, एप्लीकेशन रिलीजिंग का टाइम बढ़ जाएगा। और जब दोनों को P पर रखेंगे तो उस कंडीशन में दोनों का एप्लीकेशन टाइम और रिलीजिंग टाइम कम हो जाएगा। इसलिए इनको हमेशा आप जो है ट्रेन के हिसाब से रखें। अगर कभी आपने ट्रेन के हिसाब से नहीं रखे तो संभावना है कि आपकी गाड़ी के अंदर व्हील स्किड हो सकता है। फिर एक होता है डेड इंजन कॉक। डेड इंजन कॉक का क्या काम है? डेड इंजन कॉक, आपने थ्री फेस लोको देखा है, थ्री फेस लोको के अंदर जो 47 कॉक काम करता है वो सेम ये भी करता है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहां से बीपी प्रेशर जो वर्किंग लोको है वहां से इस पाइप के द्वारा MR टैंक में चला जाएगा। जब तक आप इस कॉक को नहीं खोलेंगे तब तक MR टैंक के अंदर प्रेशर नहीं आएगा, लोको ब्रेक नहीं लगेंगे। तो डेड इंजन में लोको ब्रेक लगाना है तो MR प्रेशर भरना है आगे वाले लोको से, और इस कॉक को खोलने से ही भरता है। यहां पर हमने क्या करा है कि रिड्यूसर लगा दिया है, तो ये जो प्रेशर जा रहा है ये 5 के बजाय 1.8 kg ही भेजते हैं हम MR टैंक में, क्योंकि जरूरत हमको इतनी है। 1.8 से कोएक्शन से ज्यादा लोको ब्रेक लगाते नहीं डेड इंजन में, इसलिए यहाँ पर हमने प्रेशर को भी 5 से 1.5 kg पे रिड्यूस कर दिया है। तो क्या होगा, 5 kg का प्रेशर आएगा, कॉक खुला होगा, आगे बढ़ेगा,
1.8 बनेगा और 1.8 से फिर ये जो है एमआर टैंक चार्ज हो जाएगा। कहां का? डेड इंजन लोगों का। ये इसकी क्लोज पोजीशन है और ये इसकी ओपन पोजीशन है। सीसीबी 2.0 में इस कॉक की जगह पर ये स्लाइडर स्विच लगा हुआ है। नॉर्मल पोजीशन इसकी आउट है, नॉर्मल पोजीशन है आउट, ये वाली बाहर निकली हुई। आउट पर रखोगे तो एमआर प्रेशर चार्ज नहीं होगा, इन पर रखोगे तो ही एमआर प्रेशर चार्ज होगा डेड लोको में। तो हम कह सकते हैं डेड लोको मूवमेंट के समय पर इन पोजीशन पर रखें और नॉर्मल कंडीशन पे आउट पर रखें। ये इसके अलग अलग वाल्व हैं। 16 सीपी, ये आपका इक्वलाइजिंग रिजर्वायर, इसके पीछे 16 सीपी लगा हुआ है, 20 सीपी, ईआरसीपी, बीपीसीपी, बीसीसीपी और ये केई वाल्व। हो गए 6 वाल्व का काम अपने आप क्लियर। ये इसका फिल्टर है, ये दोनों पावर सप्लाई है और ये जो दिख रहा है इसका चमकीला सा, ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है, लोन बोलते हैं इसको, LON। जितने भी 2.0 के अंदर सीसीबी पे जो वाल्व लगे हुए उनके ऊपर एक ये पोर्ट्रेट मॉड्यूल लगा हुआ है और इन पोर्ट्रेट मॉड्यूल के ऊपर आप देखेंगे 3 कलर की बत्ती लगी हुई है, लाल, हरी, पीली। लाल का मतलब डिफेक्टिव है पोर्ट्रेट मॉड्यूल, हरी का मतलब पोर्ट्रेट मॉड्यूल नॉर्मल है और पीली का मतलब पोर्ट्रेट मॉड्यूल टेस्ट मोड में है, एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट चल रहा है। हमारे लिए क्या है, नॉर्मली केवल हरी पोजीशन होना चाहिए, हरी के अलावा दोनों हमारे काम की नहीं है। अगर अभी लाल भी जल रही है तो भी खराब है, पीली जल रही है तो भी गलत है। पीली कभी जलना चाहिए जब आप एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट कर रहे हो, अदरवाइज हरी रहेगी। लाल जलती है तो एक बार हम भी रिसाइकल करें, नहीं होता है तो सेल्फ टेस्ट करें। ठीक, तो ये हो जाते हैं हमारे सीसीबी 1.0 में लगे हुए इक्विपमेंट। आईआरएबी से इसका कंपैरिजन करें तो देखो आईआरएबी में क्या था, बीपी चार्जिंग के लिए A9 वाल्व के ऊपर एक एमआर का प्रेशर आता था, एंड सीओसी खुले हुए नॉन वर्किंग के बंद, हैंडल रिलीज पर रिड्यूसिंग वाल्व 5 kg पर सेट है, तो ME2B लीड पर रहने पर ये 5 kg का प्रेशर ME2B भी भेजता था, ME2B लीड पर होता था तो ये ऑपरेटिंग प्रेशर एडिशनल C2 पर जाता था। यहाँ पर इस ऑपरेटिंग प्रेशर के अनुपात में बीपी चार्जिंग सीओसी खुला होने पर बीपी की पाइपलाइन चार्ज होती थी, बीपी गेज के अंदर प्रेशर आ जाता था। ये हमारा आईआरएबी ब्रेक सिस्टम था, ठीक है ना। इसमें क्या करा हमने, A9 वाल्व यहाँ पर भी लगाया है, लेकिन यहाँ A9 वाल्व के ऊपर कोई एमआर की सप्लाई नहीं है बल्कि बैटरी की सप्लाई है। और A9 अपनी हैंडल की पोजीशन और एलटी स्विच की पोजीशन के अनुसार क्या करेगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा। फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा, किस पे भेजेगा, सीसीबी यूनिट पे। सीसीबी यूनिट पर उसके ऊपर लगे हुए कार्ड अलग अलग, वो क्या करेंगे, इस AW4ER पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे। AW4ER आपका इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व जैसा है, इसके ऊपर एमआर भी रहता है और यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी आ रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अनुपात में ये एमआर प्रेशर यहां से रिलीज करेगा। AW4ER का क्या काम है, जो इस सीसीबी यूनिट ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे हैं इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, उसके अनुपात में ये एमआर प्रेशर यहां से बाहर निकालेगा इक्वलाइजिंग रिजर्वायर पे। इक्वलाइजिंग रिजर्वायर ही आपको गेज के अंदर दिखेगा ऑपरेटिंग प्रेशर के रूप में, और इस इक्वलाइजिंग रिजर्वायर के बीपीसीओ के द्वारा बीपी रिले वाल्व पर जाएगा। यहाँ एमआर प्रेशर रहता है बिल्कुल ठीक एडिशनल C2 जैसा, बीपी की पाइपलाइन से बीपी प्रेशर आ जाएगा। तो जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ईआर प्रेशर को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सीसीबी यूनिट किससे कंट्रोल कर रहा है, इस AW4ER के माध्यम से। इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एमआर प्रेशर दोनों है। बीपीसीओ वाल्व क्या है, तो बीपीसीओ जब तक ER 1.5 kg नहीं होगा तब तक ये बीपी रिले वाल्व को लिफ्ट नहीं करने देगा। इस ऑपरेटिंग प्रेशर को तभी भेजेगा जब ये ऑपरेटिंग प्रेशर 1.5 kg से अधिक होगा। आप कभी लोको चालू करो तो गौर से देखना, एक 1.5 लोको चालू होता है,
जैसे ही डेड लोको चालू होगा उसमें एमआर प्रेशर बनना चालू होगा। जैसे ही एमआर प्रेशर बनेगा तो ईआर प्रेशर भी बनेगा। एमआर और ईआर दोनों 1.5 kg तक एक साथ बनेंगे। जब ईआर 1.5 kg हो जाएगा, एमआर 1.5 kg हो जाएगा, तब जाकर के बीपी गेज के अंदर आपको प्रेशर दिखेगा। वो इसी बीपीसीओ वाल्व की वजह से। आप कभी गौर से देखिएगा, जब तक एमआर 1.5 kg नहीं है, जब तक ईआर 1.5 kg नहीं है, तब तक बीपी प्रेशर 0 ही बताता रहेगा। ईआर 1.5 होगा उसके बाद आएगा, इसी वाल्व की वजह से। अब कभी आप जाओ तो देखिएगा लोको पे। लोको ब्रेक की हम बात करें, अच्छा 2.0 में क्या करा इन्होंने, इन सब की जगह पोर्ट्रेट मॉड्यूल लगा दिया, छोटा सा एक मॉड्यूल लगा दिया, वहां पर अलग अलग थे सब चीजें। लोको ब्रेक के लिए पुराने आईआरबी में देखें, एमआर प्रेशर सीओसी ओपन, हैंडल को एप्लीकेशन पे करा, रिड्यूसिंग वाल्व 3 kg पे सेट है, एमयू2 भी लीड पर है, तो ऑपरेटिंग प्रेशर C2 पर जाएगा, वहां ऑलरेडी एमआर प्रेशर पड़ा हुआ है, बोगी सीओसी खुला होने पर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा, गेज में दिख जाएगा। यही था। अब क्या होगा, SA9 के ऊपर बैटरी की सप्लाई है, हैंडल पोजीशन और एलटी स्विच पोजीशन के अनुसार ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा। कहां भेजेगा, ये सीसीबी यूनिट पे। यहां पर भी ये अलग अलग कार्ड है इसके, CP-Z और EPA2, ये दोनों फिर यहां से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फ्रीक्वेंसी सिग्नल के रूप में AW416 को देंगे। AW416 पे भी एमआर प्रेशर है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अनुपात में एक प्रेशर बाहर करेगा, बीसी रिले वाल्व पर ऑपरेटिंग प्रेशर, और ये बीसी रिले वाल्व पर ऑपरेटिंग प्रेशर के अनुपात में यहाँ ऑलरेडी एमआर प्रेशर रहता है, बोगी सीओसी खुला होने पर ब्रेक सिलेंडर में भेजेगा, जो कि गेज में हमें दिखेगा। तो यहां पर माइक्रो प्रोसेसर ने किसको कंट्रोल करा, ऑपरेटिंग प्रेशर को। किसके माध्यम से, तो AW416 के माध्यम से। तो आप देखेंगे लगभग लगभग इनका सिस्टम जो है एक जैसा ही है। कोएक्शन, हमारे यहां कोएक्शन लंबा था। कैसे लंबा था कि A9 से बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑपरेट होगा, और C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व अनबैलेंस होकर के कोएक्शन का काम करवाता था। वहां बिल्कुल ही अलग सिस्टम था। यहां पर क्या है, कोएक्शन के लिए A9 से जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ये A9 के सिग्नल ही इस सीसीबी यूनिट पर चले जाएंगे, और सीसीबी यूनिट इन दोनों गार्ड के माध्यम से इस A9 की जो पोजीशन है उसके अनुपात में यहां से प्रेशर बाहर निकाल देगा और आपकी गाड़ी में कोएक्शन करवा देगा AW416 के माध्यम से। यहां पर कोएक्शन के लिए कोई अलग से सिग्नल की जरूरत नहीं है। जो SA9 से जैसे काम होता है वैसे A9 से भी काम हो जाएगा। जो SA9 के सिग्नल को जिस प्रकार से ये सीसीबी यूनिट समझ लेता है, वैसे A9 के सिग्नल को भी समझेगा, उसी प्रकार से बीसी प्रेशर बाहर निकाल देगा। ठीक है, दोनों में अंतर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने की बातें हैं, कोई ऐसा है नहीं जो मैं आपको डिटेल में बता दूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना इसको। डबल हेड भी डेड मोमेंट अलग से चलाएंगे। चलो देखिए, इसके अंदर हम बात करें, बीपी प्रेशर नहीं बनता है। बीपी प्रेशर नहीं बनता तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, एमआर प्रेशर नहीं होना चाहिए। मास्टर सीओसी को खोल देंगे, यहाँ पर मास्टर सीओसी की जगह पर MR2 का जो सीओसी है J2 फिल्टर का, उसका खोल देंगे। A9 रन पर होना चाहिए, वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का, नॉन वर्किंग का FS पर, LT स्विच लीड पर, एंगल कॉक बंद, एडिशनल खुले हुए, डीमन इमरजेंसी नॉर्मल। यहाँ पर दो नई चीजें आ गई हैं, एक PCS का नॉकआउट होना और दूसरा सिस्टम में ही खराबी होना। अब PCS का नॉकआउट होना कैसे पता चलेगा हमें, तो देखिए PCS का नॉकआउट होने का पता चलेगा
जब पीसीएस की बत्ती जलेगी और लिखा हुआ जाएगा नो लोड पीसीएस। पता लग गया आपको? इंजन आइडल पर आ जाएगा, टीबी 0 हो जाएगा। क्या करोगे आप ये देखोगे कि पेनल्टी को रिकवर करने के लिए डिस्प्ले पर जो मैसेज आ रहा है उसके हिसाब से एनाइन को एफएस पे 10 सेकंड या एनाइन को इमरजेंसी पे 60 सेकंड के लिए रखेंगे। जैसे टाइम पूरा होगा 10 या 60 सेकंड का, मैसेज फिर आएगा एनाइन ब्रेक ऑपरेशन कीप एनाइन ऑन रन। आप एनाइन को फिर से रन पर रखो, पेनल्टी रिकवर हो जाएगी। पेनल्टी रिकवर नहीं होती है तो क्या करोगे आप? तो पहले एक दो बार एलटी स्विच को चेक करके देखो, इधर उधर हिला के देख लो, फिर भी नहीं होती है तो एमएबी का रिसाइकल करो, और फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट करो। रिसाइकल कैसे करेंगे? रिसाइकल करने की विधि कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना? तब क्या बचा हमारे लिए? एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट। इन परिस्थितियों में हम एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट नहीं करेंगे। जैसे बोगी सीओसी बंद है या बीपीएपी के पाइप में लीकेज है, ब्रेक सिलेंडर के पाइप में लीकेज है या बीसी इक्वलाइजिंग पाइप में लीकेज है, तो हम एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट नहीं करते। तो आपकी गाड़ी में एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट होता ही रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, चलते ही रहेगा कंटिन्यू, ठीक है ना? तो ऐसी किसी कंडीशन के अंदर आप एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट ना करें। कब कब नहीं करें? बोगी सीओसी बंद होने पर, लीकेज होने पर, बीपी पाइप, बीपी के पाइप, एंगल पाइप, बीसी पाइप या बीसी इक्वलाइजिंग पाइप में लीकेज होने पर, या फिर कि डिस्प्ले पर तो मैसेज आ रहा है लोको टू बी वर्क इन ट्रेन ओनली, लेकिन बीपी प्रेशर पूरा है, तो ये मान लेंगे कि ये जो मैसेज है ये फॉल्स है, क्योंकि जब बीपी प्रेशर पूरा है इसका मतलब सब चीज ओके है, तो फिर हम जो है सेल्फ टेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी आप सेल्फ टेस्ट करोगे तो भाई जिस काम की जरूरत है नहीं, फिर भी वो काम आप करते रहोगे तो होगा क्या? कुछ नहीं, गाड़ी घूमती रहेगी, सेल्फ टेस्ट करती रहेगी। एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट में क्या है? लोगों को खड़ा करें, हैंड ब्रेक लगाएं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है हैंड ब्रेक का लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि जो मैं आगे बता रहा हूं आपको वो सब चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, हमें उसको करना नहीं है, सिर्फ सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? कि हमारी गाड़ी के अंदर एमआर पूरा है, दोनों तरफ के एमआरबीसी इक्वलाइजिंग के सीओसी बंद है, बीपी के एंगल कॉक बंद है। ध्यान रखें, एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट हमेशा अकेले लोगों को क्या किया जाता है? लोगों को न्यूमेटिकली आपको लोड से या दूसरे लोगों से काटना पड़ेगा, अकेले लोगों का करते हैं। एमआर प्रेशर पूरा होना चाहिए। फिर वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पे आप देखेंगे थ्रोटल आइडल, रिवर्सल न्यूट्रल, एलटी स्विच, लीड, एनाइन रन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एस9 रिलीज। एस9 को आपको रिलीज करना पड़ेगा। जब गाड़ी खड़ी रहती है तो ये एस9 अप्लाई पर रहता है। तो क्या करा हमने? खड़ी गाड़ी के अंदर आपने देखा एमआर पूरा है, लोको लाइट इंजन खड़ा हुआ है, और वर्किंग कंट्रोल स्टैंड के आप क्या करो? एस9 को रिलीज कर दो। जब आप चूंकि एस9 को रिलीज कर रहे हो इसलिए आपको यहां पर हैंड ब्रेक पहले लगाना पड़ेगा। क्लियर? यहां पर आप फिर देखें, यहां पर हमने ईआर, जीएफ और आइसोलेशन स्विच से संबंधित कोई काम नहीं किया है। आप कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनकी कोई जरूरत यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर ब्रेक सिस्टम में काम कर रहे हैं, और ईआर, जीएफ और आइसोलेशन स्विच ये सब पावर सर्किट के पार्ट है, तो वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। कर दोगे तो कोई बुराई नहीं है वैसे, है ना? कर दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जरूरत नहीं है। आप एस9 को सिर्फ रिलीज कर दो, गाड़ी खड़ी करो, एमआर पूरा, लाइट इंजन है, गाड़ी के एस9 को रिलीज करो, और कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस और सेल्फ टेस्ट के ऊपर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट सिलेक्ट करो। अगर कभी सीमेंस का लोगो है तो 777 सिलेक्ट करो, 777 के ऊपर आपको एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट मिल जाएगा। कंटिन्यू करो सेल्फ टेस्ट, एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट चालू हो जाएगा। जब तक एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट चालू होगा तो होगा क्या? देखिए, हमने यहां पर A9 को रिलीज पर रख रखा है, SA9 को रिलीज पर रख रखा है, उसके बावजूद होगा क्या? सिस्टम
दोनों कंट्रोल स्टैंड से A9 के सभी काम करेगा, SA9 के सभी काम करेगा। इवन दो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व हैं वो भी दोनों जो कंट्रोल स्टैंड है वो ऑपरेट होंगे, उसके ऑपरेट होंगे बिना हैंडल को ऑपरेट किए हुए। A9 हैंडल आपका रिलीज पर ही पड़ा हुआ है, SA9 आपका रिलीज पर ही पड़ा हुआ है, और आपकी गाड़ी में इमरजेंसी हैंडल को आपने ऑपरेट नहीं किया है तो भी इन तीनों स्विचेस के जितने भी काम हैं वो यहां पर सिस्टम खुद करेगा, ऑटोमेटिक करेगा, अपने आप से करेगा। तो आपने देखा होगा कि गेज के अंदर आप देखते हो 5 kg का प्रेशर है, फिर 3.5 हो गया, फिर पहले 4.5 हुआ, फिर 3.5 हुआ, फिर 0 हो गया। फिर वो SA9 का काम करेगा, ब्रेक लगाएगा, रिलीज करेगा, फिर इमरजेंसी से ब्रेक लगाएगा, रिलीज करेगा, कोएक्शन से ब्रेक लगाएगा, रिलीज करेगा। एक कंट्रोल स्टैंड फिर दूसरा कंट्रोल स्टैंड, लगातार 5 से 10 मिनट के बीच में सारी कार्रवाई हो जाएगी। और अगर कभी उसमें कोई उसको चीज खराब मिलती है, सेल्फ टेस्ट करते समय उसको कोई चीज में खराबी मिलती है तो वो उसको रिपेयर भी कर देगा और साथ साथ में मैसेज दे देगा सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट। आपको टेस्ट से बाहर आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्रू मैसेज में जा करके पेनल्टी को रिकवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं एयर ब्रेक सेटलेस सक्सेसफुल हो गया, फिर भी हमारी गाड़ी के अंदर बीपी नहीं आया, नहीं आएगा। कब तक? जब तक कि आप पेनल्टी को रिकवर नहीं करेंगे। पेनल्टी को कैसे रिकवर करनी है, इसके लिए मैसेज आपको क्रू मैसेज में मिलेगा। क्रू मैसेज में जाकर के क्रू मैसेज के अनुसार या मैसेज के अनुसार A9 को FS पे 10 सेकेंड या इमरजेंसी पे 60 सेकेंड रख करके पेनल्टी को रिकवर करें, आपकी गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। फिर मैं कह रहा हूं आपको, सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट का मैसेज आने के बाद, सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट का मैसेज आने के बाद भी आपको पेनल्टी को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी गड़बड़ जब है, जब आपकी गाड़ी के अंदर सेल्फ टेस्ट फेल का मैसेज आ जाए, सेल्फ टेस्ट फेल का मैसेज आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे कंट्रोल स्टैंड से करो। पहले तो एक बार उसी कंट्रोल से रिपीट कर लो, फिर भी नहीं होता है तो दूसरे कंट्रोल स्टैंड से आप जो है सेल्फ टेस्ट ट्राई करो। फिर भी नहीं होता है तो दूसरे कंट्रोल स्टैंड से भी एक बार रिपीट करो, फिर भी फेलियर का मैसेज आता है, दो इस कंट्रोल स्टैंड से, दो बार उस कंट्रोल स्टैंड से, फिर भी फेलियर का मैसेज आ रहा है, तो कुछ मत करो, लो को बंद करके एक बार पूरा MR प्रेशर नया बना दो। ध्यान रखें, MR प्रेशर को पहले ड्रेन करें और नया MR प्रेशर बनाएं। जब भी MR प्रेशर को ड्रेन करें तो आप ध्यान रखें, लोको को, ट्रेन को प्रॉपर तरीके से सिक्योर जरूर करो। अगर कभी आपने MR12 को ड्रेन किया है और आपकी गाड़ी लाइट इंजन है तो आप सोच सकते हो आपकी गाड़ी के लोको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे और गाड़ी भाग जाएगी। MR12 को ड्रेन कर रहे हो, प्रेशर रिलीज हो गया, हो सकता है आपकी ट्रेन भी भाग जाए, इसलिए चाहे लोको हो चाहे लोड हो, हैंड ब्रेक जरूर लगाएं। मालगाड़ी के अंदर 2-3 गाड़ी शुरू की, 2-3 गाड़ी बाद की, आखिर की दोनों गाड़ी में MR प्रेशर हैंड ब्रेक लगाएं, फिर इस MR को ड्रेन करें। ठीक, फिर वापस नहीं होता है तो फिर वही प्रेशर बनाएं, MAB को ऑन करें, रिसाइकल करें, टेस्ट करें, जो भी करना है 1-2 बार वापस से रिपीट कर लें। करा के हमने नए प्रेशर के ऊपर फिर से वही कार्रवाई करी जहां से हमने शुरू किया था, MAB का रिसाइकल और एयर ब्रेक का सेल्फ टेस्ट। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं कि PCS नॉकआउट के मैंने आपको वो तो बता दिए हैं, मैं इसके कारण बता देता हूं कि किस कारण से PCS नॉकआउट हो सकता है ना। PCS नॉकआउट के कारण मैं बता लेता हूं आपको। कहां चले गए आप? एक मिनट। हाँ, ये है PCS नॉकआउट होने के अलग अलग कारण। मेन कारण है BP प्रेशर और MR प्रेशर का कम होना। BP प्रेशर 2.5 kg से नीचे होना या MR प्रेशर 6.8, साबरमती के अलावा जितने भी लोगों हैं उनमें 6.8 से कम होगा तो PCS ऑपरेट हो जाएगा, और साबरमती के लोगों में 3.4 से प्रेशर कम होगा तो PCS नॉकआउट होगा। फिर आपको बेल ऑफ स्विच को दबाने पर, चलती गाड़ी में LT स्विच की दोनों के एक पोजीशन करने पर या चेंज करने पर, डबल केब में सीक्वेंस फॉलो न करने पर। सीक्वेंस क्या है?
तो जो मैंने बताया था 1 2 3 A9 SA9 LT स्विच SA9 A9, वो जो सीक्वेंस है वो फॉलो ना करने पर, VCD ऑपरेट होने पर, ऑटो इमरजेंसी ऑपरेट होने पर, लो को लोड पर लगाते समय टेस्ट पे न रखने पर, एयर ब्रेक के सेल्फ टेस्ट के बाद, देखिए ये कारण लिखा हुआ है, ब्रेकर रिसाइकल करने के बाद, बहुत सारे कारण है। इनमें से अगर कभी कोई एक चीज को तो आपने खत्म कर दिया ये वाले को, बाकी के काम तो आपने खत्म किए नहीं है, वो तो अपनी जगह पे बने हुए हैं। किसी ने एलटी स्विच को छेड़ दिया, या एमआर प्रेशर ड्रॉप हो गया, या बेल आउट स्विच को किसी ने दबा लिया, और कुछ हो गया, XYZ, इतने में से कोई सा भी एक, फिर पीसेस नॉकआउट हो जाएगा। तो वो जो इंजन को चालू करते समय एलटी स्विच को टेस्ट पे डालना, या ब्रेकर रिसाइकल करते समय एलटी स्विच को टेस्ट पे डालना, वो गारंटी नहीं है। लोगों को लोड पर लगाते समय टेस्ट पे डालना, वो कोई गारंटी नहीं है कि पेनल्टी नहीं आएगी। हम ये कह रहे हैं कि नहीं आएगी, संभावना ज्यादा है ना, प्रोबेबिलिटी अधिक है, लेकिन श्योर फिर भी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक कारण बन गया तो पेनल्टी तो आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाती है तो हमारे पास में हमको आता है उसको रिकवर करना, है ना। आप उसको रिकवर कर लीजिए, और रिकवर नहीं होता है तो जैसा जैसा आपकी आगे की कार्रवाई वो करते जाएंगे। बनता है उसमें पेनल्टी आती है तो आपको क्या करना है। अब इसके बाद उसने एक चीज और लिखी थी, सिस्टम में गड़बड़ी होना, सिस्टम में खराबी होना। अब सिस्टम में क्या खराबी हो सकती है? सिस्टम में ये खराबी हो सकती है कि आपकी गाड़ी के अंदर ईआर प्रेशर ही नहीं बढ़े। हो सकता है कि आपकी गाड़ी के अंदर AW4 ईआर या बीपी रिले वाल्व या बीसी रिले वाल्व में कोई गड़बड़ी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप कैसे पता लगाओगे कि मेरी गाड़ी के अंदर पीसीएस की प्रॉब्लम है या सिस्टम की प्रॉब्लम है? तो देखिए उसके लिए चला गया और नीचे चला गया मैं यार, एक स्लाइड, हाँ ये वाली देखिए, मैंने कहा ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी होना। ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी के लिए कैसे पकड़ेंगे हम, कि हमारी गाड़ी में एमआर प्रेशर पूरा है और पेनल्टी को हमने रिकवर किया, ठीक है, और हमने क्या देखा कि ईआर प्रेशर तो बन ही नहीं रहा है। ईआर प्रेशर नहीं बन रहा है तो सीधी सी बात है, 3 गेज है हमारे पास में, है ना। एक गेज है पहले पहले किसका है, ईआर का, एमआर के साथ में, ठीक है। दूसरा गेज है हमारे पास में बीपी प्रेशर का, और तीसरा गेज है हमारे पास में एयर फ्लो इंडिकेटर का। 3 गेज है, हम इन तीनों पे नजर रखेंगे सिस्टम की गड़बड़ पकड़ने के लिए, कि सिस्टम में गड़बड़ी है या लोड में गड़बड़ी है। अगर कभी ये पहला वाला गेज ही आपको 0 बता रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में गड़बड़ी है, ठीक है। अब आपको पहले गेज ने 0 बताया, इसने ईआर ने 0, लेकिन बीपी भी साथ साथ में, भले से ईआर आपको 5 केजी बता रहा है, ईआर ने क्या बताया, पहले ही 5 केजी बताया, लेकिन दूसरा आपको 0 बता रहा है, इसको छोड़ो, दूसरे ने आपको 0 बता दिया, लेकिन पहला वाला भले से आपको ईआर बता रहा है 5 केजी, लेकिन 0 ये बता रहा है, तो भी हम मानेंगे सीसीबी में खराबी। यहां पर AW4 ईआर में खराबी और यहां पर बीपी रिले वाल्व में खराबी, दोनों में सिस्टम में खराबी मानेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी ये दोनों बराबर बता रहे हैं, ईआर भी 5 है और बीपी भी 5 है, लेकिन अगर कभी एयर फ्लो रीडिंग बता रहा है, एयर फ्लो उठ गया, तो मानेंगे हम कि हमारी गाड़ी के अंदर
एयर ब्रेक का लीकेज है, ट्रेन के अंदर लीकेज है। लेकिन अगर कभी हमारी गाड़ी के अंदर ये भी जीरो है, ईआर भी जीरो है, बीपी भी जीरो है और एयर फ्लो भी जीरो है, तीनों जीरो है, तीनों जीरो है, तो फिर आप मानेंगे सिस्टम की गड़बड़ी है। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये याद रखो इसके अंदर कि एयर फ्लो इंडिकेटर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। ईआर जीरो है तो सीधी सी बात है, फिर तो हमको बिना देखे समझ लेना है, बिना बोले समझ लेना है कि हमारी गाड़ी के अंदर अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसको क्या करूं? परंतु बीपी रिले वाल्व खराब है, सिस्टम की गड़बड़ी है बीपी रिले वाल्व तक। ठीक है, लेकिन अगर कभी ईआर भी बन गया, बीपी भी बन गया, लेकिन उसके बावजूद एयर फ्लो रीडिंग नहीं बता रहा है, तो भी हम मानेंगे कि सिस्टम की खराबी है। लेकिन अगर कभी एयर फ्लो ने रीडिंग बता दी, तो आप अपने लोगों को चेक करना बंद कर दो और सीधे कहां चले जाओ? लोड देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो बीपी प्रेशर है आपको और एयर फ्लो भी उठा हुआ है, ऐसी कंडीशन अगर कभी बन गई है, तो आप मानो कि आपकी गाड़ी के अंदर लोड में लीकेज है, लोको आपका बराबर है। ठीक है ना? लेकिन अगर कभी आपकी गाड़ी के अंदर ईआर ही नहीं बन रहा है या ईआर बन रहा है और बीपी नहीं बन रहा है, तो भी आपकी गाड़ी के अंदर सीसीबी में दिक्कत है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ईआर बन गया, बीपी जीरो है और एयर फ्लो उठ गया, यहां पर क्या था? एयर फ्लो भी जीरो है, यहां पर क्या हो गया है? एयर फ्लो उठ गया है। एयर फ्लो उठ जाता है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के अंदर सिस्टम बराबर है। की कैपेसिटी कितनी है सर? वो तो छोटा ही रहता है यार, मेरे को इंच में तो पता नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा ही रहता है। की स्पीड अगर कभी मालगाड़ी है तो या पैसेंजर है, तो जो सेट की गई है उसके अंदर 25 से 40 कुछ भी सेट हो सकती है, तो उससे सेट स्पीड से ज्यादा अगर कभी स्पीड बढ़ेगी तो टी भी जीरो हो जाएगा और ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। इस एबी को ऑन किया जाता है जब कभी हम किसी घाट सेक्शन वाले सेक्शन में वर्क करते हैं।